नमस्कार दोस्तों, मैं हीरेन कुमार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स की हमने सीरीज शुरू की थी, उसमें पहली क्लास के बाद आज हम अपनी दूसरी क्लास लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं। पहलगांव हमला। साथियों, ये बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हमारे देश में हुई, जिसमें ये ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी आतंकवादी घटना में लोगों का धर्म पूछ पूछ करके उनको मारा गया। ये घटना 22 अप्रैल 2025 की है और 2:45 की ये घटना है। 2:45 पे ये घटना हुई और ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला, जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिला है। अनंतनाग जिले में एक गांव पड़ता है जिसको बोलते हैं पहलगाम। पहलगांव से 6 किलोमीटर दूर बेसस घाटी में ये घटना घटी। ये घटना जो कहां पे हुई? बेसस घाटी में घटना हुई। जैसा कि मैंने अभी बताया था, धर्म पूछ करके, धार्मिक पहचान पूछ करके लोगों की हत्या की गई। इसमें टोटल 26 लोगों की मृत्यु हुई। आतंकवादियों ने टोटल 26 लोगों को मारा, जिसमें से 25 लोग भारतीय थे और एक व्यक्ति जो था वो नेपाली मूल का नागरिक था। 25 भारतीय मूल के नागरिक थे और एक नेपाली मूल का नागरिक था और टोटल मिलाकर के 26 लोगों की मृत्यु की। इसकी जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन ने ली। उस आतंकवादी संगठन का नाम है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इस आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली और ये जो संगठन है ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ एक संगठन है। लश्कर तैयबा आपको लोगों को पता ही है कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है जो पूरी दुनिया में आतंकवादी घटना को अंजाम देता रहता है। इसमें चार आतंकवादियों ने हमला किया और ये 4 आतंकवादी थे: अलीमाई उर्फ लल्ला, आसिफ फौजी, आदिल हुसैन ठोकर और एहसान। ये 4 आतंकवादी थे जिन्होंने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। साथियों, जब ये पहलगाम हमला हुआ तो पहलगाम हमले होने के बाद में भारत सरकार ने इस हमले की जवाबी कार्रवाई की और इस आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चला गया, जिस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर भी डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा किस घटना के बदले को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर चला गया? तो पहलगाम हमले को लेकर के ये ऑपरेशन सिंदूर चला गया। पहलगाम हमले के जवाब में दिया गया और 6 से 7 मई की रात को ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। 9 स्थानों पर ये जो हमारी भारत सरकार, हमारी भारतीय सेना थी, भारतीय सेना ने 9 स्थानों को टारगेट किया। उसमें से 5 स्थान तो पीओके में थे। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत जो कश्मीर है वहां के 5 स्थान थे और 4 स्थान पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान में घुस करके भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया और वो जो 4 स्थान थे पाकिस्तान के, ये इनको याद कर लेना, इनको पूछ सकता है स्थानों को: बहावलपुर, साकरगढ़, सियालकोट और मुरीद के। ये 4 स्थान थे जिन 4 स्थानों पर भारतीय फौज ने हमला किया और उनके जो भी आतंकवादियों के जो प्रशिक्षण केंद्र थे और उनके जो स्थान थे उनको नेस्तनाबूद कर दिया। और भारत सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया कि हमने ये जो जवाबी हमला किया ये किसी से झगड़ा करने के लिए या किसी देश के साथ में युद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो हमला है वो पाकिस्तान के करीब पीओके में जो भी आतंकवादी संगठन पल रहे हैं उन आतंकवादी संगठनों को उनको खत्म करना, उनका नाश करना था। इसका परिणाम क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर जो भारत सरकार के द्वारा भारत की फौज ने चलाया, इस ऑपरेशन के द्वारा जो इसके परिणाम आए वो ये परिणाम थे कि 100 से अधिक आतंकवादी इस जवाबी कार्रवाई में मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। इसमें से जो मुख्य
आतंकी थे। ये था लश्कर का कमांडर, लश्कर का कमांडर है खालिद उर्फ अबू अक्सा, खालिद उर्फ अबू अक्सा, ये मारा गया। दूसरा एक लश्कर का प्रशिक्षक था जिसको हम ट्रेनर बोलते हैं, ये आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था, मुदस्सिर खांडियान खास, मुदस्सिर खांडियान खास, ये भी साथियों मारा गया। ये बड़ी जीत है भारत की सेना की। जैसे मोहम्मद से जुड़ा हसन खान भी इस जवाबी कार्रवाई में ढेर हुआ। और 2019 के पुलवामा हमला, 2019 का जो पुलवामा हमला हुआ था, उस पुलवामा हमले के जो आतंकवादी हैं यूसुफ अजहर, अबुल मलिक रऊफ और युदासिर अहमद, ये 3 आतंकवादी भी इस जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मार गिराए। तो ये आपकी पहलगांव की न्यूज हो गई। अब अगला हमारा कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव या ऑरेंज इकोनॉमी। साथियों, हम जो आगे की न्यूज पढ़ने जा रहे हैं, आगे की जो अगली जो खबर है, उसको पढ़ने से पहले हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा, क्रिएटिव या ऑरेंज इकोनॉमी। ये क्या होता है? फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग, एनिमेशन आदि रचनात्मक कार्य, जिस प्रकार के जो काम होते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे लोग कंटेंट बना रहे हैं, इसके अलावा फिल्में हो गई, गेमिंग हो गया, और इन सब के द्वारा, एनिमेशन के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है, इस प्रकार की आय से जो इकोनॉमी बनके तैयार होती है, उसको हम बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी। एक महत्वपूर्ण टर्म है जो कि अभी बहुत चर्चाओं में रहा, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। ये वेव्स है वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट। तो ये कहां पे हुआ? ये मुंबई में हुआ। ये 2 वजह से ये बहुत खास है, क्योंकि ये पहला तो भारत में हुआ, भारत के महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, और दूसरा ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये विश्व का पहला दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन 1 से 4 मई के बीच में हुआ। इसकी परिकल्पना है कनेक्टिव क्रिएटर एंड कनेक्टिव कंट्रीज। इसकी जो परिकल्पना है, इसकी जो थीम लाइन है, वो थीम लाइन क्या है? कनेक्टिव क्रिएटर्स एंड कनेक्टिव कंट्रीज। तो कनेक्टिव क्रिएटर्स और कनेक्टिंग कंट्रीज, ये इसकी थीम है, इसकी परिकल्पना है। इसका जो आयोजन किया गया वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार और मुंबई सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा और महाराष्ट्र सरकार द्वारा। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार। लक्ष्य इसका क्या है? इसका लक्ष्य है 2029 तक $50 अरब की ऑरेंज इकोनॉमी तैयार करना। अभी ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है वो उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो इसका लक्ष्य जो है, ये जो समिट हुआ, इस समिट का जो लक्ष्य है वो 2029 तक $50 अरब की ऑरेंज इकोनॉमी क्रिएट करना या ऑरेंज इकोनॉमी बनाना इसका लक्ष्य है। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग, ये इसी सम्मेलन के दौरान ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का भी आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया की 77 देशों ने भाग लिया। इसमें भागीदार जो देश हैं वो कितने हैं? 77। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये जो है भारतीय इंडियन क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन की स्थापना की औपचारिक घोषणा भी इस समिति के दौरान की गई। अगला है लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन। इसका आयोजन भोपाल में हुआ है। और ये इनकी 300वीं, किनकी? अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस जयंती पर, इस महासम्मेलन में 300 रुपए का सिक्का चलाया गया।
₹300 का सिक्का चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इनकी 300वीं जयंती थी, तो ₹300 का सिक्का चला गया। और ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि ₹300 का सिक्का चला गया है। और इस सिक्के को ढाला गया है किसके द्वारा? कोलकाता टकसाल के द्वारा। ये पूछ सकता है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। कोलकाता टकसाल के द्वारा इसको ढाला गया है, कोलकाता टकसाल के द्वारा ढाला। और ये इतिहास में पहली बार ₹300 का सिक्का चला गया है। और इनकी एक डाक टिकट भी जारी की गई। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार इसी अवसर पर किस अवसर पर? लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की भी घोषणा की गई। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार की भी पुरस्कार भी वितरण किया गया। और ये किसको दिया गया? ये दिया गया एक जनजाति कलाकार हैं जिनका नाम है जयमती कश्यप। तो ये पुरस्कार किनको दिया गया? जयमती कश्यप को। ये पुरस्कार जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अहिल्याबाई होलकर के बारे में जान लेते थोड़ा सा। इनका जन्म 31 मई 1925 को वर्तमान के महाराष्ट्र अहमदनगर में हुआ था। पूछ सकता है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। अपने राज्य को जब ये अपने राज्य की शासिका रही, और इन्होंने जब ये शासिका थी तो उन्होंने साहित्य, संगीत, कला, उद्योग के अपने राज्य को इन तमाम कलाओं के केंद्र के रूप में विकसित किया। स्त्री शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया। विधवा विवाह, इसको काट देना। विधवा विवाह को इन्होंने लागू किया अपने शासनकाल के दौरान। और बाल विवाह निषेध किया इन्होंने। बाल विवाह को इन्होंने निषेध कर दिया। ऐसे विचारों को इन्होंने उस समय में जन्म दिया। महिला सेना इकाई भी बनाई इन्होंने अपने राज्य में एक महिला सेना की इकाई भी बनाई। त्रिभाषा सूत्र विवाद क्या है? पहले हम ये समझते हैं, ये त्रिभाषा सूत्र विवाद जो है वो चर्चा में क्यों है। साथियों, एक योजना है SSA और दूसरी योजना है PM श्री। SSA सर्व शिक्षा अभियान, इसको सब लोग जानते होंगे। इसको बोलते हैं यहां लिख लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। और दूसरी योजना PM श्री प्रधानमंत्री के द्वारा पूरे देश में 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना है, जहां पे आधुनिक शिक्षा और इसके अलावा वहां का वातावरण इस तरीके का बनाया जाए जिससे कि वहां पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही रचनात्मक कार्य किए जा सके। इस प्रकार के स्कूलों के गठन के लिए PM श्री योजना चलाई गई है। इन दोनों योजनाओं के तहत केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है, और ये पैसा इनको देना था तमिलनाडु को। तो इस पैसे को इन्होंने देने से मना कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसको? तमिलनाडु को। और क्यों देने से मना कर दिया? क्योंकि तमिलनाडु ने त्रिभाषा सूत्र को मानने से इनकार कर दिया। त्रिभाषा सूत्र क्या है कि कोई भी राज्य पहली भाषा जो है वो वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसको सीखेगा। पहली भाषा उसकी मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा अंग्रेजी होगी, और तीसरी जो भाषा होगी वो कोई भी भारतीय भाषा। आप जो 22 भाषाएं हैं भारत के संविधान में जिनका उल्लेख है, उन 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं। इसको स्टालिन ने, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसको क्या बोला? इन्होंने इसको भाषाई ब्लैकमेल बोला। किस बात को बोला? कि इनको 2150 करोड़ रुपए का जो अनुदान मिलना था, उस अनुदान को केंद्र सरकार ने रोक दिया। तो इसको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसको क्या बोला? भाषाई ब्लैकमेल की संज्ञा दी। 12 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि 12 मई
2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नेप क्या है बच्चों? नेप है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात को कह दिया कि नेप 2020 को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, भारतीय शिक्षा नीति को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानना किसी भी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो उसी आधार पे इन्होंने, स्टालिन ने इस त्रिभाषा सूत्र को मानने से इनकार कर दिया। और त्रिभाषा सूत्र का जो वर्णन है वो नेप में है, नेप 2020 में दिया गया है, तो इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। और किस आधार पे इनकार कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको मानना किसी भी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। उसके बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका फंड जो है वो रोक दिया। इस वजह से ये त्रिभाषा सूत्र अभी विवादों में था। भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, ये देखो, ये बच्चों बना है बिजिजम बंदरगाह है ये, और ये बना है केरल के तट पे। बिजिजम बंदरगाह है, केरल के तट पे बना है। देश को समर्पित कब किया? देश को समर्पित किया गया 2 मई 2025 को। इसकी गहराई है 20 मीटर। गहराई अधिक होने से क्या फायदा होता है? जो डीप वाटर बंदरगाह होते हैं, डीप वाटर बंदरगाह का फायदा ये होता है कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज हैं, उन जहाजों के आवागमन में सुविधा होती है। और जहां डीप वाटर नहीं होता वहां पे बड़े जहाजों को बहुत पहले रोका जाता है, फिर वहां से छोटे जहाजों के द्वारा वहां से सामान को लाया जाता है, शिपमेंट किया जाता है। तो इसलिए ये डीप वाटर बंदरगाह जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक क्षमता जो इसकी होगी, वो प्रारंभिक क्षमता होगी इसकी 10 लाख TEU, और अगले TEU प्रतिवर्ष कितनी होगी? 10 लाख TEU प्रतिवर्ष। आगे बढ़ाकर इसको 72 लाख TEU प्रतिवर्ष तक करना है। TEU क्या होता है? 20 इक्विवेलेंट यूनिट, इसको बोलते हैं 20 इक्विवेलेंट यूनिट। ये क्या है? ये कार्गो के लिए, जब सामान हम कार्गो की जगह पे, जब हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो उस सामान को जो नापा जाता है, नापने की इकाई होती है, उसको बोलते हैं TEU, 20 इक्विवेलेंट यूनिट। 20 इक्विवेलेंट मतलब 20 फुट का एक जो कंटेनर होता है, आप लोगों ने देखे होंगे पिक्चरों में, फिल्मों में देखे होंगे, तो जो कंटेनर होते हैं बड़े बड़े, उस एक कंटेनर जो है वो 20 फीट का होता है। इस तरीके से 20 फीट का होता है। और इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है, आप ऐसे समझ लीजिए, ये कंटेनर हो गया, तो इसकी ये होती है 20 फीट, इसीलिए इसको बोलते हैं 20 इक्विवेलेंट यूनिट। ये 20 का होता है, ये 8 का होता है, और ये 8 का होता है, इस तरीके से। तो इस एक को हम, इस एक कंटेनर को बोलते हैं एक 20 इक्विवेलेंट यूनिट, इसको बोलते हैं एक 20 इक्विवेलेंट यूनिट। तो कितनी क्षमता बनानी है? 10 लाख 20 इक्विवेलेंट यूनिट। और एक यूनिट कितना होता है? एक TEU कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया, 20 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा। इसकी प्रथम चरण के विकास की जो लागत है वो 8,867 करोड़ है। कुल अनुमानित लागत जो है 20,000 करोड़ है। प्रथम चरण में जो खर्चा वहन करेंगे वो राज्य सरकार जो है, केरल राज्य सरकार करेगी 5,595 करोड़, अडानी पोर्ट करेगा 2,454 करोड़, और केंद्र सरकार करेगी 817.8 करोड़ का खर्चा वहन करेगी। और इसका संचालन किया जाएगा अडानी पोर्ट्स के द्वारा। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? अडानी पोर्ट्स के द्वारा। तो धन्यवाद साथियों। अब आगे की क्लास हम पुनः कल लेकर के आएंगे, और इस बार जो है हम अपनी क्लास का फॉर्मेट थोड़ा सा बदलेंगे, जिससे कि तुम्हें याद करने में आसानी हो जाए। हो सकता है कि अगला हम जो क्लास लेकर के आए उस क्लास में हम PYQ के स्टाइल में क्वेश्चनों को, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स
खत्म करा सकें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।